नमस्कार, मैं अजय कुमार। नीति ना नियम होती है, ना कानून होता है, बल्कि एक तरह की सुचिंतित योजना होती है जो जाहिर करती है कि खामियों को किस तरह की प्लानिंग या योजना बनाकर दूर किया जा सकता है। इसलिए सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति को देखने का सबसे प्रभावी नज़रिया यही हो सकता है कि यह देखा जाए कि नई शिक्षा नीति मौजूदा समय में शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद सबसे अहम कमियों को पूरा करने के लिए किस तरह की योजना प्रस्तावित कर रही है। अगर भारत की पूरी जनता से पूछा जाए कि उनके लिहाज से शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी क्या है, तो भयंकर गरीबी में लिपटा हुआ भारतीय समाज यही कहेगा कि शिक्षा बहुत अधिक महंगी है। हम गरीब लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की सोच भी नहीं सकते हैं। अगर बच्चे अधिक हैं तो उसे ठीक ठाक स्कूल में भेजकर पढ़ने का खर्च भी नहीं उठा सकते हैं। यानी शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी खामी यह है कि शिक्षा बहुत अधिक महंगी है। यह महंगी शिक्षा और भी महंगी होती जा रही है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एजुकेशन सब महंगे होते जा रहे हैं। इसे ही कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का धंधा कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पूर्व सदस्य और शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक पकड़ रखने वाले प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने नई शिक्षा नीति के कई बिंदुओं को सराहा है। लेकिन महंगी होती जा रही शिक्षा के संदर्भ में प्रोफेसर योगेंद्र यादव का कहना है कि नई शिक्षा नीति में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में 4-5 पैराग्राफ लिखे तो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जिससे यह कहा जाए कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को खत्म करने के बारे में सरकार सुचिंतित तरीके से सोच रही है। इसके उलट फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में दिखावटी मानक बनेंगे। इन मानकों के हिसाब से ही भारतीय उच्च शिक्षा की हैसियत तय की जाएगी। इसका मतलब है कि उच्च शिक्षा जमीनी यथार्थ से कटी हुई होगी और शिक्षा सस्ती होने के बजाय और अधिक महंगी होती जाएगी। जिनकी पहुंच उच्च शिक्षा तक नहीं हो पाती है वे इससे दूर ही हो जाएंगे। सबसे अजीब धोखेबाजी के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर आभा देव न्यूज क्लिक को बताती हैं कि नई शिक्षा नीति के तौर पर सामने आए सबसे पहले दस्तावेज में शिक्षा के अधिकार के तहत 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का उल्लेख किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था, लेकिन एक दिन बाद जब दस्तावेज देखा गया तो यह मिला कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किए गए उल्लेख को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जरा सोचिए कि यह सरकार कैसे काम करती है। अगर यह है कि शिक्षा के अधिकार कानून को हटा दिया गया है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकार का यह रुख महंगी होती शिक्षा की परेशानी से निजात दिलवाकर सस्ती शिक्षा मुहैया करवाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बोलते हुए नई शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री से मोदी से सवाल बनता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति ही है तो नई शिक्षा नीति में शिक्षा के बारे में क्यों नहीं ठोस बात की गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार महंगे होते कॉलेजों मालिक भी शामिल हैं और इनकी मौजूदगी शिक्षा को सस्ती में शिक्षा में बदलने नहीं देती। अगर ऐसा है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतिफलन इसे क्यों कहा जाए कि जब इस पे महंगी शिक्षा पर बात ही नहीं हो पा रही है। भारत की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वही शिक्षा तक पहुंच बनाने में इसमें तय करती है। जैसे कि SC, ST, OBC वर्ग वाले विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बहुत कम है। साल 2017-18 के NSO के आंकड़ों के मुताबिक SC, ST, OBC के विद्यार्थियों की ज़्यादा भागीदारी ह्यूमैनिटीज के विषयों में रही। इनकी भागीदारी प्रोफेशनल कोर्स में बहुत कम है। इंडियन एक्सप्रेस में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और शिक्षाविद कुमकुम रॉय का लेख छपा है। कुमकुम रॉय लिखती हैं कि इस डॉक्यूमेंट में यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी आरक्षण यानी रिजर्वेशन शब्द का जिक्र नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे संबोधनों का बहुत कम उल्लेख है। सोशल इकोनॉमिक डिप्राइव्ड ग्रुप का एक सेक्शन बना दिया गया है। पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए तमाम विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी के साथ सामाजिक न्याय करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत होती है। अफर्मेटिव एक्शन के बारे में सोशल इकोनॉमिक डिप्राइव्ड ग्रुप के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया है। यह एक चिंता का विषय है जब सरकार को मालूम है कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा बिना सोशल जस्टिस से जुड़े तरीकों को अपनाए हुए आगे नहीं बढ़ सकता है,
तब इन तरीकों को नए शिक्षा नीति में उल्लेख नहीं करना बहुत गंभीर मसला है। सोशल इकोनॉमिक डिप्राइव्ड ग्रुप के अंतर्गत अगर उच्च शिक्षण संस्थान में पिछड़े लोगों की भागीदारी बढ़ाने की बात कही भी गई है तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं तय किया गया है कि कितने समय के अंदर पिछड़े वर्ग की उच्च शिक्षण संस्थानों में की भागीदारी के अंतर को कितना कम किया जाएगा। अगर कुमकुम रॉय की बात के साथ यह जोड़कर देखा जाए कि आने वाले दिनों में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा अधिक महंगी होती जाएगी तो स्थिति कुछ खतरनाक दिखता है। धंधा करने वाले शिक्षण संस्थान सामाजिक न्याय की पॉलिसी अपनाएंगे ऐसा तो सोचना भी नामुमकिन लगता है। इस तरह से शिक्षा के बारे में जो एक प्रचलित कहावत है कि शिक्षा अगर समाज में असमानता कम करने का काम करती है तो चुपचाप तरीके से असमानता को जन्म भी देती रहती है और शिक्षा द्वारा पैदा हो रही असमानता खत्म होते दिखे या कम हो जाए ऐसा इस शिक्षा नीति से नहीं दिखता। अगर शिक्षा क्षेत्र की पहली खामी महंगी शिक्षा है तो दूसरी खामी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। कई लोग अपनी जवानी में यह अफसोस जताते हुए मिल जाएंगे कि काश उन्हें पढ़ने का ठीक ठाक माहौल मिला होता। क्या यह कमी 10+2 प्रणाली की जगह नई शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रस्तावित 3+5+3+4 प्रणाली से ठीक हो जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि इसकी वजह से स्टूडेंट ग्लोबल सिटीजन में तब्दील होंगे, गुणवत्ता बढ़ेगी यानी कि क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन असल जवाब है कि इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाल फिलहाल यह नए सिस्टम की योजना के अलावा और कुछ नहीं है। जब यह सिस्टम लागू होगा तब इसका मूल्यांकन होगा कि यह कैसा है। जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में हम रह रहे हैं उस तरह की पृष्ठभूमि में कोई सिस्टम मुकम्मल तौर पर काम कर पाए ऐसी संभावना नहीं के बराबर लगती है। फिर भी अगर नई शिक्षा नीति में लिखे कुछ ढांचों के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी जानकारों ने इसे सराहा है, लेकिन सबका यही सवाल है कि नई शिक्षा नीति में लिखी सारी बातें इस बात पर निर्भर करती है कि इसे लागू कैसे किया जा रहा है। शुरुआती दौर में सीधे पहली कक्षा में प्रवेश देने के बजाय अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जैसे मेथड को अपनाना भी उचित प्रस्ताव है। सभी को अंकों और पढ़ने लिखने का आधारभूत ज्ञान हो, यह इस शिक्षा नीति की सबसे मजबूत खासियत है। प्रथम जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने कई बार सर्वे करके बताया है कि 5वीं क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास की किताब पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है। साधारण सा जोड़ घटाव का सवाल हल नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि बिना बेसिक जानकारी के आगे की सारी पढ़ाई बेकार है। इसलिए यूनिवर्सल बेसिक न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी जैसी अवधारणा को नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित करना एक अच्छी पहल है। साल में केवल एक परीक्षा के आधार पर किसी विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन कर पाना पूरी तरह से अनुचित प्रक्रिया थी। इसकी जगह इस नीति में यह कहा गया है, सुझाव दिया गया है कि साल भर में कई पड़ाव पर परीक्षा लेकर किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन करना थोड़ी बेहतर प्रक्रिया है। यह नीति परीक्षा की बजाय सीखने पर ज़्यादा फोकस करने की बात करती है। यह बात ठीक है, लेकिन तभी जब शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, अवसरों की उपलब्धता सबके पास हो। ऐसा ना हो कि जिसके पास नंबर अधिक हो उसका ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन मिलेगा। अगर अवसर कम है तो केवल प्रधानमंत्री के कह देने भर से या लिख देने भर से परीक्षा का बोझ किसी विद्यार्थी के दिमाग से नहीं उतरने वाला। यह हमेशा बोझ की तरह ही रहेगा। शिक्षा सीखने सिखाने की बजाय केवल अंकों की मार और परीक्षा का हथियार बनकर रह जाएगी। ग्रेजुएशन का समय 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। छूट दी गई है कि किसी स्टेज पर अगर कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़कर दूसरी पढ़ाई करना चाहता है या कुछ दूसरा काम करना चाहता है तो उसके द्वारा बिताए गए समय को यूनिवर्सिटी और कॉलेज मान्यता देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 साल की पढ़ाई को 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ देने पर हाथ में कोई मान्यता ही नहीं आए। पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल पर डिग्री और चौथे साल पर रिसर्च की मान्यता देने की नीति बनाई गई है। जानकारों का कहना है कि यह नीति ठीक है। कई विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाने पर यह समझ में आता है कि वह जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनकी उस विषय में रुचि नहीं है या वह कुछ दूसरा करना चाहते हैं, लेकिन 3 साल की बाध्यता की वजह से वह अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं पाते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। अगर ऐसा होगा तो अच्छी बात है। बीकॉम कर रहे किसी विद्यार्थी को साल भर
बात पता लगे कि उसे बीकॉम की बजाय आर्ट्स पढ़ना चाहिए तो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए तो अच्छी बात है और उसके हाथ में शैक्षणिक मान्यता भी होगी। लेकिन असल बात यह है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा, इसका कैरिकुलम कैसे बनाया जाएगा, कैसे 4 साल के कोर्स को 1 साल के आधार पर बनाया जाएगा। अगर कोई 1 साल या 2 साल बाद छोड़ेगा तो क्या वह उसी तरह दूसरे कोर्स में शुरू से शुरुआत करेगा या बीच से शुरुआत करेगा। ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब तभी मिलेगा जब इसे लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा से संबंधित मल्टीडिसिप्लिनरी जैसी अवधारणा का भी इस नीति में बहुत जोर तोड़ से प्रस्तावित किया गया है। मल्टीडिसिप्लिनरी यानी एक से अधिक विषयों की पढ़ाई की संभावना। अभी तक यह होते आ रहा है कि कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है तो 4 साल केवल इंजीनियरिंग ही पढ़ता है, कोई मेडिकल पढ़ता है तो केवल मेडिकल ही पढ़ता है। केवल एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए कई सारे कॉलेज, टेक्निकल संस्थान खुले हुए हैं, यहाँ दूसरे विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन नई शिक्षा नीति से इस कमी को दूर करने की बात कही गई है, यानी इंजीनियरिंग का विद्यार्थी टेक्निकल विषयों के साथ सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और भी सारे विषय पढ़ सकता है। ऐसे संस्थान बनाने का प्रस्ताव किया गया है। जानकारों का कहना है कि यह एक बढ़िया प्रस्ताव है। कोई विद्यार्थी केवल इंजीनियरिंग ही पढ़े लेकिन उसे समाज का नॉलेज न हो तो ऐसे ही लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कट्टरपंथी रवैया अपना लिए जाते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ने का अवसर मिल रहा है तो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर से वही सवाल लागू है कि आखिरकार यह कैसे किया जाएगा। भाषा के सवाल पर इस नीति ने बेहतरीन चालाकी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। सालों से शिक्षाविद यह कहते आ रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। इस नीति में इस सलाह को अपना तो लिया गया है लेकिन चालाकी भी की गई है। चालाकी यह कि जहां कहीं भी संभव हो वहां 5वीं तक की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण में यही दोहराते हैं कि जहां तक संभव हो 5वीं तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। अगर चलताऊ शब्दों में कहा जाए तो इसका साफ मतलब है कि अगर मन करे तो मातृभाषा में पढ़ाइए, अगर ना मन करे तो अंग्रेजी में पढ़ाते रहिए। यानी सरकार सरकारी सलाह को पूरा करने के लिए सरकारी स्कूलों में तो मातृभाषा में पढ़ाई जारी रखेगी लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर लगाम नहीं लगाएगी। कई जानकार तो यह कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल की लॉबी इतनी मजबूत है कि कोई भी सरकार हो इस सलाह को अपना नहीं सकती है। इसका साफ मतलब है कि हिंदी अंग्रेजी की खाई कम होने की बजाय और अधिक बढ़ेगी। टेक्निकल विषयों में प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों का दबदबा होगा। मौलिक प्रतिभाएं भाषा के अवरोध की वजह से दबी की दबी रह जाएंगी। और अगर प्रधानमंत्री के ही शब्दों में कहा जाए तो यह कि अगर घर की बोली में स्कूल की पढ़ाई नहीं होगी तो सीखने की गति बेहतर नहीं होगी, बच्चों की नींव मजबूत नहीं होगी, आगे के लिए देश मजबूत नहीं होगा और वे अपनी जड़ों से कटते चले जाएंगे। इस एक नए मामले में यह नई शिक्षा नीति क्रांतिकारी साबित हो सकती है अगर वह जहां कहीं भी संभव हो जैसा उपबंध हटा दे, और अगर नहीं हटाती है तो नीति होने के बावजूद यह भेदभाव को बढ़ावा देने वाला दस्तावेज बनकर रह जाएगी। योगेंद्र यादव कहते हैं कि आमतौर पर शिक्षा नीति बहुत सुंदर बातें कहती हैं लेकिन व्यवहार में जो अपनाया जाता है वो इसके बिल्कुल उलट होता है। मुझे लगता है कि जिन बदलावों में अड़चन यानी बाधा का सामना नहीं करना होगा वे सारे बदलाव तो सरकार आसानी से कर देगी, लेकिन जहां कहीं भी हल्की फुल्की भी बाधा होगी उसका सामना यह सरकार नहीं करेगी। शिक्षा नीति के सुंदर शब्द केवल सुंदर ही बनकर रह जाएंगे। जैसे शिक्षा नीति में मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन की बात की गई है, लेकिन अगर हम देखें तो कई सारे डेंटल, टेक्निकल, इंजीनियरिंग के एकल संस्थान प्राइवेट लोगों ने खोल रखे हैं और यह सारे प्राइवेट लोग सांसद और विधायक बनकर सरकार में भी मौजूद हैं। क्या इनका धंधा बंद किया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि यह सरकार ऐसा कर पाएगी। प्रताप भानु मेहता इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि भारत की राजनीति ने कभी भी क्वालिटी एजुकेशन को सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया है। पिछले कुछ दशकों में जो बदला है वह यह है कि लोगों के एस्पिरेशन यानी चाहतों में भयंकर बढ़ोतरी हुई है, इसलिए शिक्षा की मांग बढ़ी है, लेकिन यह मांग अभी तक संस्थाओं में तब्दील नहीं हुई है।
इसके लिए राजनीति के साथ वह शिक्षाविद भी दोषी हैं जो राजनीति के आश्रय पर काम करते हैं। इसलिए एक अच्छी शिक्षा नीति होने के बावजूद यह कई तरह के संदेहों से भरी हुई है। इस दस्तावेज में क्रिटिकल थिंकिंग और आज़ाद ख्याली पर जोर तो दिया गया है, लेकिन हालिया माहौल को संदर्भ में रखकर सोचे तो इन शब्दों को पढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैसे विश्वविद्यालयों को डरा धमका कर कोई क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर सकता है? एक आज़ाद एजुकेशन सिस्टम एक आज़ाद समाज के बिना नहीं बन सकता है। पहचान की राजनीति के दौर में तार्किकता की संप्रभुता नहीं बन सकती है। इस दस्तावेज ने केवल नजरिया बताने का काम किया है, अभी वह स्ट्रेटजी नहीं आई है जिसके जरिए इसे लागू किया जाएगा। फिर से एक स्वतंत्र रेगुलेटर द्वारा उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने की बात की गई है, लेकिन सब कुछ तो इस बात पर निर्भर करता है कि मौजूदा सरकार किस तरह की संस्थाएं बना रही है और संस्थाओं की प्रथाएं क्या हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी संस्था को स्वतंत्रता नहीं मिली है, सब पर राजनीतिकाओं का नियंत्रण है। इसलिए असल सवाल यह नहीं है कि इस दस्तावेज से सहमत हुआ जाए या नहीं, बल्कि असल सवाल यह है कि वह कौन सी शर्तें होंगी और वह कौन सा तरीका होगा जिससे इस दस्तावेज में लिखी हुई बातें सही तरीके से लागू हो पाएंगी। और अगर इसका उत्तर आज के माहौल में खोजा जाए तो जवाब यही होगा कि प्रधानमंत्री के भाषण तो लाजवाब होते हैं, लेकिन जो असलियत में होता है वह प्रधानमंत्री के भाषण से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे प्रधानमंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बोलते हुए कहा कि इस पॉलिसी के जरिए व्हाट टू थिंक पर नहीं बल्कि हाउ टू थिंक पर जोर दिया जा रहा है। इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी जी के शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री यह कहते हैं कि भारत का ज्योतिष विज्ञान आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक उन्नत है। खुद प्रधानमंत्री अनेक मौकों पर पौराणिक कथाओं और गल्प को विज्ञान की तरह स्थापित करते नजर आते हैं। शुक्रिया।